हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म, यानी कि राज्यों को किस प्रकार से बनाया जाए। तो दोस्तों 1920s में फ्रीडम स्ट्रगल की जो मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की मेन पार्टी जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जैसे ही हमको आज़ादी मिल जाएगी, यानी हमारे भारत देश को जैसे ही आज़ादी मिल जाएगी अंग्रेजों से, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनका खुद का प्रोविंस बना देंगे, यानी उनका एक अपना राज्य बना देंगे। लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या मतलब, सपोज किसी किसी यानी कि आज़ादी से पहले कोई एक स्टेट है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग कितना है, 1 लाख है, ठीक है, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन है और उसमें 3 ग्रुप है। एक की जो एक ग्रुप जो है उसका पॉपुलेशन है 60,000, कितना, 60,000, और दूसरा जो ग्रुप है उसका है लगभग 35,000 या 37,000, ठीक है, और तीसरा जो ग्रुप है वो 3,000। तो अब इन तीनों ग्रुप में मेजर कौन से हुए, ये दोनों मेजर हो गए और ये जो हो गया ये हो गया माइनर, ठीक है। तो मेजर जो ग्रुप होंगे यानी एक ये 60,000 वाला, दूसरा 37,000 वाला, इनका कांग्रेस ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि इनका अलग से राज्य बना देंगे, यानी कि इसी राज्य में बंटवारा कर देंगे। 60,000 जो एक लैंग्वेज वाले हैं, मतलब ये 60,000 अलग लैंग्वेज बोलते हैं, 37,000 जो है अलग बोलते हैं, और 3,000 भी अलग बोलते हैं। अब बात आती है 3,000 का क्या करते, 3,000 का कुछ इसमें मतलब इस वाले इनके साथ और कुछ इनके साथ कर देते, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना इस प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए, यानी इस प्रॉमिस को, अपने किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड हो चुका था। डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी जी की विशेष और एफर्ट्स के बावजूद भी इंडिया जो है बेसिस किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था। जो आजादी मिली थी 2 नेशन को मिली थी, ना कि केवल एक नेशन को मिली थी, ठीक है। तो पार्टीशन, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है कि रायोट्स में, यानी कि दंगों में मार दिए गए। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे हुए उसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। अब आप सोचो, एक मतलब एक कंट्री में जहाँ की रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, क्या वो कंट्री अफोर्ड कर सकती थी? लैंग्वेज के बेसिस पे अगर फिर से बंटवारा किया जाता, फिर से पार्टीशन किया जाता, क्या वह कंट्री जो है अफोर्ड कर सकती थी इसको? बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो के दोनों लोग लिंग्विस्टिक स्टेट के बनाए जाने के अगेंस्ट में थे, ठीक है। पार्टीशन के बाद नेहरू जी ने क्या बोला कि डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू द फॉर। डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज यानी कि जो लोग यह चाह रहे हैं कि इंडिया जो है यूनाइट ना रहे, इंडिया यूनाइट ना रहे। अब इसमें डिसरप्शन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति या आदत। डिसरप्शन यानी जो तोड़ने वाले, ठीक है। यानी कि अभी जैसे आज के टाइम में देखो, मान लो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि अभी मान लो जिसका कोई जिस एक पॉलिटिकल पार्टी का अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, दूसरा इसकी अपोजिशन में पार्टी होगी। अब सोचो ये वाली गवर्नमेंट जो कि अभी ऑलरेडी मतलब कि अभी जिसका गवर्नमेंट चल रहा है, अगर उसने, जिसकी सत्ता है अभी, अगर उसने कोई एक बिल पास किया या कोई एक एक्ट पारित किया, इन यह एक्ट जो है, भले ही यह एक्ट हमारे मतलब कंट्री के पक्ष में हो या हमारी कंट्री के वेल बीइंग में हो, बट ये जो अपोजिशन वाले हैं इनका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको कहीं न कहीं ये दिखाना है, लोगों को ये साबित करना है, जो कंट्री की जनता है, कि ये बिल जो है, ये जो पार्टी है सही नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी डिसरप्शनल टेंडेंसी थी, अपोजिशन दल के लोग थे। बाकी अदर, जैसे कि उसी टाइम पाकिस्तान भी डिवाइड था, वहाँ के जो नेता थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है कि यूनाइट रह सके। तो इसलिए नेहरू जी ने बोला जो डिसरप्शनल टेंडेंसीज हैं वो जो है कि लोगों को भड़का रही हैं, ठीक है। अब यही जो अपोजिशन वाले होंगे, तो जो वहाँ की लोकल, सपोज कोई एक लोकल रूल पास हुआ, ठीक है, अब यहाँ के लोगों को भड़काएंगे, ठीक है, भड़काएंगे कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो आपके पक्ष में डिसीजन नहीं ले रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब टू चेक देम यानी कि उनको रोकने के लिए द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। तो नेशन को स्ट्रांग और यूनाइट होने की जरूरत है, यानी कि नेशन को स्ट्रांग होना और यूनाइट होना बहुत ही जरूरी है। या कि पटेल जी ने जैसा बोला था कि अभी प्रेजेंट मोमेंट का
इंडिया का जो पहला और लास्ट जरूरत है वो ये है कि इट शुड बी मेड अ नेशन, इसे एक नेशन बनाया जाए। हर वो चीज, आगे बोलते हैं कि हर वो चीज जो कि नेशनलिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता हो उसे फॉरवर्ड लाया जाना चाहिए, और हर वो चीज जो कि नेशनलिज्म के ग्रोथ में ऑब्स्टेकल के रूप में आ रहा हो, रुकावट के रूप में आ रहा हो, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा कौन बोला? ऐसा पटेल जी ने बोला। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आल्सो एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो आगे पटेल जी बोलते हैं कि यह टेस्ट जो था, कौन सा टेस्ट, कि नेशनलिज्म के ग्रोथ में जो भी आएगा उसे फॉरवर्ड लाया जाए, जो भी हेल्प करेगा, और जो हेल्प ना करे उसे हटा दिया जाए। तो हमने यह चीज लिंग्विस्टिक प्रोविंस के फॉर्मेशन पे लगाया। इस फॉर्मेशन पे लगाया तो हमको यह दिखाई दिया कि हमारे कंट्री की ग्रोथ में या हमारे नेशनलिज्म के ग्रोथ में ऑब्स्टेकल के रूप में आ रहा है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि कांग्रेस के लीडर जो थे वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट चुके थे, इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब असंतुष्टि। कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, द मराठी स्पीकर्स हैड ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। देखो ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, अब जो कन्नड़ स्पीकर्स थे, मलयालम स्पीकर जो थे और जो मराठी स्पीकर थे, ये सारे लोग अपने अपने अपना अपना खुद का स्टेट होने का, अपना अपना खुद का राज्य होने का जो है कि एकदम तैयारी में थे, मतलब एकदम वेट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि एक सपना देख लिए थे कि हमारा अपना स्टेट होगा। अब कोई भी रहेगा ऐसा ही करेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिला वो कहाँ से? तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। जो मद्रास प्रेसिडेंसी का तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट था, वहां से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिला। ठीक है, और जब यहाँ पे नेहरू जी कैंपेन के लिए जाते हैं 1952 के जनरल इलेक्शन के दौरान, तो वहां पे उनको लोग ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, और स्लोगन एक यानी एक नारा लगाते हैं कि वी वांट आंध्रा, हमें आंध्रा चाहिए। तो उसी साल, उसी ईयर, कौन से ईयर, 1952 में ही अक्टूबर मंथ में अ वेटेरन गांधीयन नेम्ड पुट्टी श्री रामुलु वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। एक वेटेरन गांधीयन थे, यानी गांधीवादी विचारधारा के थे, पुट्टी श्री रामुलु, ये हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्टेट। अब सीधी सी बात, इनका कुछ डिमांड रहा होगा गवर्नमेंट से, इसीलिए ना भूख हड़ताल पे गए। तो इनका इनका डिमांड जो था वो था कि आंध्रा स्टेट बनाया जाए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स, तेलुगु स्पीकर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम ये चीज समझते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों बोला जाता है कि मतलब अगर जो एक लैंग्वेज का है उनका अलग, यानी कि जो डिफरेंट लैंग्वेज है उनका अलग स्टेट बना दिया जाए, तो वहाँ के जो लैंग्वेज बोलने वाले, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट रहेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी हम समझते हैं इस चीज। अब हम समझते हैं कि लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज मतलब जो तेलुगु स्पीकर जैसे बोला गया, यानी कोई भी लैंग्वेज के स्पीकर्स को ऐसा क्यों बोला गया है कि मतलब सपोज अगर हिंदी भाषी हैं, कोई हिंदी बोलने वाले हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक सेपरेट स्टेट देना जरूरी है। क्यों बोलते हैं ऐसा, आप समझना इस चीज को। सपोज आप इंडिया से हो, आप गए कहाँ पे, आप चले गए जर्मनी में। जर्मनी में गए, यहाँ पे आपको एक मिला कोई, मान लो सपोज बांग्लादेश से मिला। भले से आपकी कंट्री से और बांग्लादेश से बनती ना हो, लेकिन आप, या सपोज पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब कितना भी दुश्मनी पाकिस्तान और इंडिया, कितना भी बड़े राइवलरी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आप दोनों जब मिलोगे ना, आप दोनों हिंदी में बातें करोगे। इसमें हिंदी में बातें करोगे, और आपका जर्मनी में आप उतना किसी से क्लोज नहीं होगे जितना कि जो पाकिस्तान से उससे होगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों की लैंग्वेज मिलती है, और आप जो दोनों एक दूसरे के क्या हो, फेमिलियर हो। ठीक है, यानी एक दूसरे के करीब हो। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिया में। अब इंडिया में सपोज आप कहाँ पे मिले, आप मान लो मुंबई में, मुंबई में आप रह रहे हो। ठीक है, अब मुंबई में आपको कुछ महाराष्ट्रियन यानी मराठी बोलने वाले मुंबई की जो कि लोकल हैं, वो आपके फ्रेंड है। अब कुछ टाइम बाद ये मुंबई से, सपोज आप यूपी से थे बट मुंबई में रह रहे हो, अब कोई बिहार से एक आ गया वहीं आपके बगल में रहने, तो आप जो मराठी बोलते हैं उनसे कम, मतलब उतना ज्यादा करीब नहीं रहोगे जितना कि उस जो बिहार से आया उससे रहोगे। अब आप यूपी में चले आओ। यूपी में सपोज आप कानपुर में रह रहे हो, आपका जो घर है वो कहाँ पे है, सपोज जौनपुर में है। ठीक है, आपका घर जौनपुर में है, कहाँ पे, जौनपुर में है। अब कानपुर में रह रहे हो, वहाँ भी आपके कुछ लोकल वहाँ के रहने वाले फ्रेंड है। और कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि जौनपुर के करीब है आजमगढ़, वहाँ का आपका कोई मतलब एक आजमगढ़ का बंदा आ गया। अब आप जौनपुर वाले हो तो आप आजमगढ़ से ज्यादा कांटेक्ट रखे हो कंपेरिजन यहाँ के लोकल वालों से। अब सेम आप चले जाओ सपोज जौनपुर में, जौनपुर सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में मान लो आप रह रहे हो, तो आप यहाँ पे जौनपुर के ही लगभग हैं, बट आपके गांव का कोई करीबी आ गया, तो आप सबको छोड़ के
जो गाँव का करीबी आ गया है उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है? यानी कि एक ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? ह्यूमन नेचर है। सपोज़ जैसे कि मान लो सब जैसे श्री रामुलु पुत्तू जो थे, जो कि हंगर स्ट्राइक पे गए थे मतलब आंध्रा स्टेट के लिए, क्यों गए थे? क्योंकि उनको कहीं न कहीं डाउट था, अगर आंध्रा स्टेट ना बनाया जाए, जो हमारे लैंग्वेज के, मान लो उनका पॉपुलेशन कम था, दूसरी जो लैंग्वेज थी उसका पॉपुलेशन ज़्यादा था, अब जो इनका लीडर बनता, आंध्रा वालों का नहीं, जो इनका लीडर बनता, इनका जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली सी बात है, जैसा कि हमने देखा, ये ह्यूमन नेचर है, वो सबसे पहले इनके बारे में सोचता है। तो इसीलिए लोग बोलते थे कि इनकी मतलब कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा चाहिए, एक सेपरेट स्टेट, ठीक है? तो आगे क्या हुआ दोस्तों, जगह-जगह पे इसके बाद जैसे ये हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनको सपोर्ट करने लगते हैं। उसके बाद बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे टाउन्स में हड़ताल देखने को मिलता है, बहुत जो है कि बंद बंद यानी कि बंद मतलब होता है कि जुलूस जुलूस निकाल मतलब सब जुलूस निकालते हैं, ठीक है? तो आगे क्या हुआ दोस्तों कि 15 दिसंबर 1952 में 1952 को क्या हुआ कि 58 डेज फास्ट होने के बाद, यानी 50 डेज की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही एक खबर न्यूज़पेपर में छपती है, किसकी खबर? पोट्टी श्रीरामुलु के मरने की खबर, तो पूरा आंध्रा जो था इनगल्फ हो जाता है, इंटायर आंध्रा किसमें? कैओस में। कैओस यानी कि एकदम अव्यवस्था सा हो जाता है, हर जगह जो है कि अफरा-तफरी हो जाती है, ठीक है? हर जगह लोग दंगे करने लगते हैं, लोग जो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो बहुत जैसे इनकी खबर छपती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है पूरे आंध्रा में। इनगल्फ मतलब पूरे आंध्रा को इनगल्फ मतलब निगल जाना, मतलब हर जगह जो है केओस ही केओस रहता है। और यह प्रोटेस्ट जो था दोस्तों, इतना ज़्यादा वाइडस्प्रेड और इंटेंस था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी मजबूरन उनका डिमांड मानना पड़ता है। कि इनका डिमांड कि एक नया मतलब आंध्रा स्टेट बनाया जाए। इसलिए इस प्रकार क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1953 को नया स्टेट बनता है आंध्रा, जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली आंध्र प्रदेश हो जाता है। अब देखो सीधी सी बात है, अब एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को इन्होंने स्टेट मतलब एक सेपरेट स्टेट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज आल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट। अदर जो लिंग्विस्टिक समुदाय के लोग थे, वो भी डिमांड करने लगे कि हमको भी हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है? इसके बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया, सेटअप किया गया, जिसने कि अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1956 में। और रिपोर्ट में उसने क्या लिखा? उसने रिकमेंड किया कि डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल जो बाउंड्रीज हैं उसको फिर से रिड्रॉ किया जाए। क्यों? फ्रॉम कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ आसामीज, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स रेस्पेक्टिवली। उन्होंने अपना जो रिपोर्ट 1956 में सबमिट किया, उनमें उन्होंने रिकमेंड किया कि असामीज, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु स्पीकर्स को उनका खुद का प्रोविंस बनाए जाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं उसको फिर से रिड्रा किया जाए। यानी समझना इस चीज को, सपोज कोई एक स्टेट था जो कि बिना बिना डिवीजन का, मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था, वो इस प्रकार से, इसमें मान लो कुछ आसामीज थे और इसमें यहाँ पे कुछ तेलुगुज थे, ठीक है? अब यहाँ पे अब देखो स्टेट में जो है कि डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, मान लो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट एक ऐसे मिल रहा था, कोई एक ऐसे मिल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम तेलुगु स्पीकर्स को और आसामीज स्पीकर को अलग अलग करना चाहते हैं, चीज को समझना, तो क्या करना है कि एक तो इस स्टेट की जो नया स्टेट बनेगा वो बाउंड्री रिड्रॉ होगी, ये तो कंफर्म है। अब उसके बाद जैसे जो बीच में ये डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इसकी भी बाउंड्री अब रिड्रॉ होगी, यानी ये वाली बाउंड्री इधर चली इस स्टेट में आ जाएगी और ये वाली बाउंड्री इस स्टेट में आ जाएगी, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने किसने? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ऐसा रिकमेंड किया। The large Hindi-speaking region of North India was also to be broken up into several states. जो लार्ज लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन था नॉर्थ इंडिया का, उसके भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि कई सारे सेवरल स्टेट में तोड़ा जाए। लिटिल लेटर कुछ टाइम बाद 1960 में द बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे, बॉम्बे जो कि बाइलिंगुअल स्टेट था, बॉम्बे में पहले एक गुजराती स्पीकर थे और दूसरा बाइलिंगुअल यानी दो भाषी वाला, एक गुजराती स्पीकर, दूसरे मराठी स्पीकर। बाइलिंगुअल यानी कि दो लैंग्वेज वाले थे। तो बाइलिंगुअल स्टेट जो बॉम्बे था 1960 में, वो भी डिवाइड हो जाता है दो सेपरेट स्टेट में, एक मराठी एंड गुजराती स्पीकर, यानी एक मराठी स्पीकर्स के लिए, दूसरा गुजराती स्पीकर्स के लिए। 1966 में क्या हुआ, जो स्टेट ऑफ पंजाब था उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब किसके लिए? पंजाबी स्पीकर्स के लिए, जो कि मोस्टली कौन थे? सिख्स थे, जो सिख लोग थे, ठीक है? और जो रेस्ट बचे हुए थे वो पंजाबी नहीं, बट एक हरियाणी या हिंदी का वर्जन बोलते थे, ठीक है? द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया
इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट बिफोर 14 अगस्त 1947। अब जैसे ये जो मार्किंग आपको दिख रही है ये वाला कलर, ये क्या प्रिंसली स्टेट है, मतलब 14 अगस्त 1947 के से पहले कितने ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे। अब एक बार इसको ऑब्जर्व करो इस मैप को, ठीक है। अब वहीं दूसरी जगह हम आ जाते हैं, यहाँ पे इंडियन स्टेट बिफोर 1 नवंबर 1956 में कुछ आपको यहाँ पे प्रिंसली स्टेट मिलेंगे। ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट अ स्टेट सीज टू बी अ प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे बोला गया कि एक ईस्ट प्रिंसली स्टेट क्या होता है, एक प्रिंसली स्टेट की जो मतलब जो उसका नाम रहता है वो तब हट जाता है, मतलब एक स्टेट प्रिंसली स्टेट नहीं रह जाता यदि वह किसी में मर्ज हो जाए, यानी या तो इंडिया के साथ चला जाए या तो पाकिस्तान के साथ चला जाए, या तो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी कोई इनको जो है हरा दे, ठीक है। यानी सपोज ये हैदराबाद है, सपोज हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट है। हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट तब तक रहेगा जब तक कि या तो ये इंडिया के साथ मर्ज ना हो जाए या तो ये पाकिस्तान के साथ मर्ज ना हो जाए। दो केस, तीसरा केस या तो इंडिया से हरा दे या तो पाकिस्तान से हरा दे, ठीक है। बट मैनी ऑफ दीज स्टेट वर रिटेन एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंटिल 31 अक्टूबर 1956। बट इसमें से बहुत सारे स्टेट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रखे गए कब तक, 31 अक्टूबर 1956 तक। इसीलिए इनको क्या ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट की कैटेगरी दी गई है, ठीक है। और जैसे कि इंडियन स्टेट इन 1975 में देखो जो प्रिंसली स्टेट थे सारे के सारे प्रिंसली स्टेट क्या हुए, गायब ही हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, द ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो ब्रिज बनाया गया है यानी कि डैम बनाया गया है कौन से, महानदी रिवर पे, ताकि वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। ब्रिजेस एंड डैम्स बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सिंबल थे डेवलपमेंट के, कौन, ब्रिजेस और डैम्स हो गए थे, मतलब ब्रिज और डैम जो है सिंबल थे डेवलपमेंट के, ठीक है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग देखते हैं। देखो इंडिया को और इंडियंस को पॉवर्टी से ऊपर उठाना और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना, इनका क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव था नए नेशन का, ठीक है। यानी कि जो नया नेशन था इंडिया, जो नया नेशन बना, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव में से क्या था, एक तो इंडिया और इंडियन को गरीबी से बाहर निकालना और दूसरा मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना, ठीक है। इनके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। इन 1950 में क्या हुआ, दी गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है कि सुटेबल पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर सके और उसको डिजाइन कर सके, कौन, प्लानिंग कमीशन। देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो बहुत ज्यादा लोग एग्री थे, यानी कि सहमत थे कि जो इंडिया की इकोनॉमी हो मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। हियर बोथ द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में दोस्तों स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, पहले यहाँ पे स्टेट समझते हैं। स्टेट का मतलब कोई एक स्टेट नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिफर किया गया है, यानी गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे कंसर्न विद द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से कंसर्निंग है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या था कि यहाँ पे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक इंपॉर्टेंट और कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और जॉब्स को, नई नई जॉब्स को जनरेट करने में। कम्प्लीमेंट्री यानी कि सपोज मान लो कोई स्टेट, यहाँ पे एक जगह स्टेट है, ठीक है, माने कि गवर्नमेंट का काम है, सपोज यहाँ से गवर्नमेंट रिप्लेस हुई, यहाँ पे इसको प्राइवेट ने कर दिया, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट का वहाँ पे मतलब रोल नहीं प्ले कर रही है कि वो मतलब वो रोल कोई नहीं प्ले करेगा, उस जगह पे प्राइवेट सेक्टर प्ले करेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के पास, एक दूसरे की जगह पे, ऐसा समझ लो, ठीक है। व्हाट स्पेसिफिकली दीज रूल्स वर टू बी, आखिर में ये कौन से रूल थे। विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट, यानी कौन सी इंडस्ट्री स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की जानी थी, और कौन सी इंडस्ट्री मार्केट के द्वारा यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। हाउ टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन एंड स्टेट, आखिर में डिफरेंट रीजन और स्टेट में एक बैलेंस किस प्रकार से अचीव किया जाए, ये सब कौन डिफाइन करता है, प्लानिंग कमीशन डिफाइन, यानी कि प्लानिंग कमीशन का काम था ये सब डिफाइन करे। क्या क्या, पहला एक ही कौन सा रोल प्ले करना है और कौन सा रोल जो है कि इंडस्ट्री इनिशिएट करेगी, सॉरी कौन सा, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री जो है कि इस स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएट करेगा और कौन सा इंडस्ट्री जो है कि मार्केट इनिशिएट करेगा, और इन दोनों के बीच में, दोनों रीजन और स्टेट के बीच में जो बैलेंस किस प्रकार से अचीव किया जाए, ये सब प्लानिंग कमीशन का काम था, ठीक है। इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। तो 1956 में दूसरा 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील। तो इसमें स्ट्रांगली किस पे फोकस किया गया है, हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील के डेवलपमेंट पे, एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, और
लार्ज बड़े-बड़े डैम बनाने में इसमें ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है? These sectors could be under the control of the state। ये जो सेक्टर्स थे किसके कंट्रोल में होने थे? ये सारे सेक्टर जो है स्टेट के कंट्रोल में थे। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी यानी गवर्नमेंट के अंडर में थे ये सारे सेक्टर। जैसे कौन कौन से? जैसे कि हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि स्टील जैसी हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना और बड़े बड़े डैम बनाना। ठीक है, this focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades। तो अगले कई डिकेड्स तक ये जो फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस, और जो कंट्री का जो इकोनॉमी था उसको रेगुलेट करने का जो एफर्ट था स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाना था, कई डिकेड्स तक चलता रहा। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी जो मॉडल था उसका मेन जो कई डिकेड तक क्या हुआ, कई डिकेड तक जो गवर्नमेंट का फोकस था वो किस पे था? पहला ये कि इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, स्टील जैसी हैवी इंडस्ट्री को बनाना, और दूसरा जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको जो गाइडेंस जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका प्रयास था वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, मतलब ज़्यादा कोशिश किया कि जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में रहे। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। इस अप्रोच के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स भी थे, बट कुछ वोकल क्रिटिक्स भी थे, मतलब क्रिटिकल जो कि इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर 8 में देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू एट द भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं भिलाई स्टील प्लांट पे। ठीक है, सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। कुछ लोगों का कहना था कि इस वाले जो मतलब 5 ईयर जो प्लान आया था उसमें एग्रीकल्चर पे बहुत ही इनएडिक्वेट एम्फेसिस किया गया, मतलब इनएडिक्वेट यानी कि बहुत ही कम जोर दिया गया है। अदर्स का कहना था कि इसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और दूसरे लोगों का मानना था कि इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अदर का मानना था कि इस डेवलपमेंट में, इस 5 ईयर प्लान में जो इसका इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन होगा इस इकोनॉमिक पॉलिसीज का, उसका मतलब कि उसको अकाउंट में नहीं लिया गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी, बड़े बड़े डैम बनाना, स्टील जैसी हैवी इंडस्ट्री तैयार करना, ये सब तो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज में लाके मतलब कि ये सब डेवलप करना इन्होंने पास कर दिया। यानी कि जैसे हमने देखा स्टील जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी जानी थी, डैम बनाने जाने थे, तो इन्होंने बहुत लोगों ने क्या बोला कि ये सब बनाने के चक्कर में इसमें इन लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज के चक्कर में ये नहीं देखा कि इसमें इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा, यानी ये सब बनाने के बाद इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि महात्मा गांधी की एक फॉलोअर थी मीराबेन, उन्होंने 1949 में लिखा कि बाय साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड में गेट ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम। उन्होंने बोला कि साइंस और मशीनरी के उपयोग से जो मैनकाइंड है यानी मानव प्रजाति जो है कुछ टाइम के लिए एक ह्यूज रिटर्न मतलब अच्छा रिटर्न पा सकती है, मतलब कुछ टाइम के लिए केवल बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, बट अल्टीमेटली मतलब फाइनली विल कम डिसोलेशन, मतलब बट फाइनली क्या है, इससे तबाही ही होनी है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस, हमको नेचर के बैलेंस का स्टडी करना चाहिए, एंड डेवलप आवर लाइफ विद इन हर लॉ, और नेचर के लॉ के अंदर ही, नेचर के लॉ के विद इन ही हमको अपनी लाइफ जो है कि डेवलप करनी चाहिए। इफ यू आर टू सर्वाइव एज ए फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पेसीज, अगर हमको फिजिकली हेल्दी और मॉरली डिसेंट स्पेसीज के रूप में सर्वाइव करना है। उन्होंने क्या बोला, किसने? मीराबेन ने, कि अगर हमको एज ए फिजिकली हेल्दी और मोरली डिसेंट स्पेसीज के रूप में सर्वाइव करना है तो हमें नेचर के बैलेंस को स्टडी करना चाहिए, और उसके द्वारा बनाए गए लॉ यानी कि नेचर का जो लॉ है उसी के विदिन हमको अपने लाइफ को डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देख लेते हैं। दिस सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया गेन फ्रीडम सून आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिवेस्टेशन यानी कि तबाही। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही जब हुई, जो उसका डिवेस्टेशन हो गया, उसके बाद इंडिया ने, उसके बहुत ही जल्द इंडिया ने क्या किया, फ्रीडम गेन कर लिया यानी आज़ादी मिल गई। एट वॉट दैट टाइम अ न्यू इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड इन 1945 वाज इन इट्स इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि बचपना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको छोटे अपने एज में, इस अपनी एज के स्टार्टिंग जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, इन्फेंट रहता है यानी कि बच्चा रहता है, उसका बचपन रहता है। तो उस टाइम पे जब इंडिया को आज़ादी मिली, एक नई इंटरनेशनल बॉडी थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, जो कि 1945 में बना था। उस टाइम वह अभी अपनी स्टार्टिंग एज में था। ठीक है, इन 1950s एंड 1960s saw emergence of the cold war। तो 1950s और 1960 में कोल्ड वार भी इमर्ज होता है। दैट इज पावर राइवलरीज एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। इसका मतलब जो पावर राइवलरीज थी कौन कौन, यूएसए और यूएसएसआर, उसके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना। ठीक है,
विद बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेस। दोनों कंट्री अपने अपने मिलिट्री अलायंस बना रही थी, यानी कि मिलिट्री अलायंस द सेंस एक दूसरे देश को अपनी अपनी आर्मी बेस दूसरे देश में बना लेना। अब ये दोनों क्या हो, मिलिट्री अलायंस होते। रशिया भी जुटा था, यूएसएसआर, तो रशिया उस टाइम यूएसएसआर था, ठीक है, टूटा नहीं था रशिया। तो दोनों अपने अपने मिलिट्री अलायंस बना रहे थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन कॉलोनियल एम्पायर वर कोलैप्सिंग। यह वही पीरियड था, इसी पीरियड के दौरान जो कॉलोनियल एम्पायर जो थे हर जगह क्या थे, कोलैप्स कर रहे थे, खत्म हो रहे थे। बहुत सारी कंट्री जो है कि इंडिपेंडेंस अटेन कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि नए आजाद भारत के क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। डेवलप्ड फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस कंटेक्स्ट। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने इंडिया की नई जो है कि फॉरेन पॉलिसी डेवलप किया। नॉन अलाइनमेंट फॉर्म द बेड रॉक ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी। इस फॉरेन पॉलिसी का बेड रॉक क्या था, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। Led by statesmen from Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana, and India, the non-aligned movement urged countries not to join either of the two major alliances. तो दोस्तों इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और इंडिया के जो स्टेट्समैन थे यानी जो राजनेता थे, नॉन अलायन नॉन अलायन मूवमेंट यानी कि नॉन अलायन आंदोलन ने लोगों से किया, मतलब अदर कंट्रीज से किया। उन्होंने प्रार्थना किया कि दोनों में से कोई मेजर अलायंस आप ज्वाइन ना करो, यानी कि ना ही यूएसए को ज्वाइन करो और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करो, ठीक है। बट दिस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस वाज नॉट अ मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल। बट ये जो पॉलिसी था कि दोनों को नहीं ज्वाइन करने का, मीन्स की स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस यानी अलायंसेस से अवे रहना, वाज नॉट अ मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड, यानी कि ये ऐसा मैटर नहीं था एकदम आपको आइसोलेट रहना या न्यूट्रल रहना। आइसोलेट या न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों में से किसी से कोई मतलब ही ना रखो, एकदम आइसोलेट हो जाओ, ऐसा नहीं था। The former means remaining aloof from the world affairs. Former का मतलब isolated का मतलब world affairs से बिल्कुल एकदम अलग रहना। Whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between the American and Soviet alliances. बट इंडिया जैसी जो कंट्रीज नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उन्होंने काफी जो है कि एक्टिव रोल प्ले किया इन दोनों के बीच जो रिलेशन था अमेरिका और सोवियत अलायंस के बीच में जो रिलेशन था उसको मीडिएट करने का, उसको नॉर्मल करने के में बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया। दे ट्राई टू प्रिवेंट वार। उन्होंने ट्राई किया वार को प्रिवेंट करने का, मतलब वार को रोकने में उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। ऑफन टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन एंड मोरल स्टैंड अगेंस्ट वार। और उन्होंने वार के अगेंस्ट में मोरल और ह्यूमैनिटेरियन जो है कि स्टैंड लिया, ठीक है। हाउएवर फॉर वन रीजन और अनदर, हाउएवर एक रीजन की वजह से या तो किसी और रीजन की वजह से बहुत सारी नॉन अलाइन कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन वार्स। मतलब एक रीजन या बहुत अलग रीजन की वजह से नॉन अलाइन कंट्रीज, जैसे कि बहुत सारी नॉन अलाइन कंट्रीज जैसे कि इंडिया जो है कि मतलब ये लोग वॉर में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। बाय द 1970s अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैड जॉइन्ड द नॉन अलाइन मूवमेंट। बाय द 1970s बहुत सारी कंट्रीज जो है कि नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि लीडर्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मीट एट बैंडुंग इंडोनेशिया 1955। तो यहाँ पे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर थे जो कि इंडोनेशिया में बैंडुंग में मीट था, एक मतलब मीटिंग थी वहाँ पे 1955 की तस्वीर हुई। ये मतलब सारे के सारे कहाँ के लीडर हैं, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। यानी कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी कहाँ कहाँ पे थी, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका में और एशियन कंट्रीज में। ओवर 29 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट पार्टिसिपेटेड इन दिस फेमस कॉन्फ्रेंस। तो लगभग 29 से ज्यादा जो नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट हुए थे, यानी कि ऐसे देश थे 29 ऐसे देश थे, 29 से ज्यादा ऐसे देश थे जिन्हें कि जस्ट अभी आजादी मिली थी, उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। किस लिए, टू डिस्कस हाउ अफ्रो एशियन नेशन कुड कंटिन्यू टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न डोमिनेशन। तो यह डिस्कस करने के लिए कि किस प्रकार से अफ्रो एशियन नेशन जो है यानी अफ्रीकन और एशियन जो कंट्रीज हैं वो कॉलोनियलिज्म के और वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ मतलब कि अपोज करेंगे, ठीक है। द नेशन 60 ईयर्स ऑन, यानी 60 ईयर के बाद ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। यानी कि 15 अगस्त 2007 को इंडिया ने अपना 60 ईयर एनिवर्सरी जो है कि सेलिब्रेट किया एज ए फ्री नेशन के रूप में, ठीक है। यानी कि जैसे कि 15 अगस्त 1957 को हमको आज़ादी मिली थी, तो तब आज़ादी से लेकर 15 अगस्त 2007 तक कितने हुए, 60 ईयर्स हुए। तो इंडिया ने अपना, जिसको हिंदी में 60 इसको
एनिवर्सरी जो है उसको वर्षगांठ बोलते हैं, ठीक है। तो 60th एनिवर्सरी इंडिया ने सेलिब्रेट किया। हाउ विल हैव द कंट्री डन इन दिस टाइम, आखिर में ये 60 ईयर्स का जो स्पैन है, इस टाइम में मतलब कंट्री ने क्या क्या किया, इसका प्रदर्शन कैसा रहा, यानी क्या क्या काम किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट फुलफिल द आइडल्स सेट आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या और कितने एक्सटेंट तक इसने उन आइडल्स को फुलफिल किया जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। देखो इंडिया अभी भी क्या है, यूनाइटेड है, और अभी भी क्या है, डेमोक्रेटिक है। ये दोनों क्या है हमारे लिए बहुत ही प्राउडली अचीवमेंट है, हमको प्राउड करने की बात है, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स का कहना था, या बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को उनको लगता था कि इंडिया जो है एज ए सिंगल कंट्री सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब इंडिया जो, बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे जिनका मानना था इंडिया जो है एक सिंगल कंट्री के रूप में सरवाइव ही नहीं कर सकता है, ठीक है, और यह बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाएगा, और और ईच रीजन आर लिंग्विस्टिक ग्रुप सीकिंग टू फॉर्म अ नेशन ऑफ इट्स ओन, और उनको ये लगता था कि जितने हर एक रीजन और हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप अपना खुद का नेशन बनाने की डिमांड रखेंगे, ठीक है। यानी कि उनका कहना था कि ये जितने भी रीजन और जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं वे अपना अपना नेशन बना के इंडिया को जो है बहुत सारी कंट्रीज में, यानी जो इंडिया हमारा यूनाइटेड इंडिया था वो एक नहीं रहेगा, बहुत सारे नेशन बन जाएंगे, ठीक है। और अदर्स का मानना था कि यह इंडिया जो है इसमें मिलिट्री रूल आ जाएगा। हाउएवर, लेकिन एज मेनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, जबकि आजादी के बाद लगभग 13 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टेट और लोकल इलेक्शन हो चुके हैं, बट अभी तक इंडिया क्या है, यूनाइटेड है और डेमोक्रेटिक है। देयर इज ए फ्री प्रेस, प्रेस जो है फ्री है, ये तो आप लोग क्लियरली जानते होंगे, एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जो हमारा जुडिशरी है यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फाइनली the fact that people speak different languages or practice different faith has not come in the way of national unity, यानी कि जो फैक्ट है, क्या फाइनली जो फैक्ट है कि लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, इंडिया के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, क्या फायदा, यानी कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट ये दोनों जो बातें हैं, जो ये दोनों फैक्ट है, क्या क्या, एक तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट टाइप का रिलीजन हो जो है कि से मतलब डिफरेंट टाइप के रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये दोनों जो है हमारी नेशनल यूनिटी के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं आए, ठीक है। और दूसरे साइड देखिए तो डीप डिविजन परसिस्ट, बट अभी भी हमारी समाज में, हमारे इंडिया में डीप डिविजन जो है, यानी जो सामाजिक मतभेद है, सामाजिक जो विभाजन है अभी भी परसिस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बाद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद जो अनटचेबल है, जिन्हें अभी दलित बोलते हैं, हम दलित के नाम से रिफर करते हैं, उनको वायलेंस फेस करना पड़ता है, और बहुत जगह मतलब उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता है और डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। और बहुत इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया के बहुत सारे पार्ट में दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्स, टेम्पल, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, यहाँ तक कि इंडिया के बहुत सारे रूरल इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं दोस्तों जहाँ पे भी अभी अभी भी उनको जो वाटर सोर्सेस है, पब्लिक वाटर सोर्सेस, टेम्पल्स, पार्क्स और अदर पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस ही अलाउ नहीं है, मतलब उनको नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। और जो सेक्युलर आइडल्स इंशाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंशाइंड मतलब दिए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर आइडल्स दिए गए हैं, उसके बावजूद देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट में रिलीजियस ग्रुप्स में जो है कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है, क्लैशेस भी हो चुके हैं, ठीक है। अबो ऑल, एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, इन सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा कि एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने नोट किया, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स, दोस्तों इन सालों में 60 ईयर में जो गल्फ है, जो दूरी है किसमें, रिच और पुअर में, गरीब और अमीर लोगों में, वो बढ़ती चली गई है। some parts of India had some groups of Indians have benefited a great deal from economic development, तो some parts of इंडिया के कुछ पार्ट्स और कुछ इंडियंस के ग्रुप ने जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिला, ठीक है। वो लार्ज हाउसेस में रहते हैं और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में वो मतलब डिनर करते हैं या खाना खाने जाते हैं, सेंड दियर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल, और अपने बच्चों को एक्सपेंसिव बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज, और एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज पे जाते हैं,
ठीक है। और सेम टाइम मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे इंडिया में दोस्तों जो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन जो है उसके बिलो है, नीचे है। आउट इन अर्बन स्लम्स, और अर्बन स्लम्स में रहते हैं। आर लिविंग इन रिमोट विलेजेस ऑन लैंड दैट लिटिल दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ऐसे रिमोट विलेजेस में रहते हैं जहाँ की लैंड जो है ज्यादा फसल जो है उस लैंड पे उगता ही नहीं है, ज्यादा फसल ग्रो नहीं होता है। तो और इस वजह से वे अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने सारे इक्वल हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो। लॉ के सामने जब लॉ की बात आएगी वो सारे सेम रहेंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। बट रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, बट रियल लाइफ में अगर देखें दोस्तों कुछ इंडियंस ज्यादा इक्वल हैं कंपेरिजन देन अदर्स के। जज बाय द स्टैंडर्ड इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में यानी आजादी के टाइम में दोस्तों जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको हम जज करें ना, उसको देखें, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो उतना सफल नहीं रहा है, बट इट हैज नॉट बीन अ फेलियर आइदर, बट यह फेलियर भी नहीं है, फेल भी नहीं हुआ है। जैसे अर्बन स्लम्स क्या होता है देखो, ये धारावी है कहाँ का, बॉम्बे का, जो कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट स्लम्स में से एक है। ये झुग्गी जो ये झोपड़ी है पूरा, ठीक है, ये झोपड़ी इसको स्लम बोलते हैं। इल्सवेयर बॉक्स में देखते हैं व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका in 1956, the year the states of India were reorganized on the basis of language। तो दोस्तों 1956 में जब इंडिया के जो स्टेट्स थे वो रीऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका, देन सेलोन, श्रीलंका को उस टाइम में सेलोन बोलते थे, ठीक है। तो श्रीलंका ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया उस रिकॉग्नाइजिंग सिन्हला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिन्हला थी वो श्रीलंका की यानी सेलोन की एक मत ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सिन्हला जो है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम बन गया सारी स्टेट्स में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में, यहाँ तक कि पब्लिक एग्जामिनेशंस में भी और कोर्ट्स में भी, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, स्कूल कॉलेज पब्लिक एग्जामिनेशंस कोर्ट्स सारे में क्या होगा, वो सिंगला होगी, सिंगला लैंग्वेज, ठीक है। तो न्यू एक्ट जो था वो किसके द्वारा अपोज किया गया, उसको अपोज किया गया तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी, जो कि कहाँ पे रहती थी, इसके श्रीलंका के नदर्न पार्ट में रहती थी। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, जो कि आइलैंड द सेंस जो पानी से चारों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो नदर्न पार्ट में जो तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी थे उन्होंने इसका अपोज किया, विरोध किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी लैंग्वेज डिनाई करते हो, यानी कि हमारी लैंग्वेज हमसे छीनते हो, एक तमिल एमपी ने बोला था कि तो आप हमारा सब कुछ डिनाई कर देते हो। तमिल एमपी ने क्या बोला कि अगर आप मेरी हमारी लैंग्वेज हमसे छीन रहे हो तो आप हमसे सब कुछ छीन ले रहे हो, ठीक है। अगर आगे बोलते हैं कि अगर आप एक डिवाइडेड नेशन की होप करते हो, यानी डिवाइडेड नेशन या नेशन को डिवाइड करना चाहते हो, या एक डिवाइडेड नेशन चाहते हो, सिलोन वन अनदर एडिंग डू नॉट फियर आई एश्योर यू दैट विल हैव अ डिवाइडेड सिलोन। तो एक दूसरे एमपी ने बोला कि अगर आप एक डिवाइडेड नेशन चाहते हो, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि सिलोन जो है एक डिवाइडेड नेशन होगा, ठीक है। एक अपोजिशन मेंबर ने क्या बोला कि Sinhala speaking predicted that if the government did not change its mind and insisted on the act being passed, टू टर्न अ लिटिल ब्लीडिंग स्टेट्स माइट इट अराइज आउट ऑफ वन लिटिल स्टेट। तो एक दूसरे अपोजिशन के मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट अपना जो डिसीजन, जो अपना जो ये एक्ट जो इसने पास किया, अगर इसको चेंज नहीं करता, अपना माइंड नहीं बदलती है और अपने इस एक्ट पे इंसिस्ट रहती, इंसिस्ट मतलब टले रहना, तो उसने वार्न किया कि जो छोटा सा स्टेट है यानी जो सिलोन है, वह दो टूटे फूटे राज्यों में, दो टूटे फूटे स्टेट्स में एक ब्लीडिंग स्टेट्स में बढ़ जाएगा। ब्लीडिंग स्टेट वही है कि मतलब कि वार्न करना चाहता तो वायलेंस होगा, ठीक है। कई फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ अ सिविल वॉर वाज रेड इन श्रीलंका। तो कई डिकेड से दोस्तों अभी भी श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहे हैं। whose roots lie in the imposition of the Sinhala language on the Tamil speaking minority। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो वहाँ की तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी है उन पे जो है कि सिन्हला लैंग्वेज जो है जबरदस्ती इम्पोज की जा रहा है, जबरदस्ती उनको बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ठीक है।
एट अनदर साउथ एशियन कंट्री, अगर हम दूसरी साउथ एशियन कंट्री को लें जो कि पाकिस्तान, वो भी डिवाइड हुई थी दो नेशन में। ठीक है, पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू व्हेन द बंगाली स्पीकर्स ऑफ द ईस्ट फेल्ट दैट रियल लैंग्वेज वाज बीइंग सप्रेस्ड। तो दोस्तों जो आज हम इसको बांग्लादेश बोलते हैं ना, वो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। ये जो इधर पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था, और जो इधर ईस्ट जो बांग्लादेश है दोस्तों वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो पाकिस्तान भी दो नेशन में डिवाइड हो गया, एक तो बांग्लादेश बन गया, दूसरा पाकिस्तान रहा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब वहाँ के लोगों को लगा, ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली स्पीकर्स को लगा कि जो हमारी लैंग्वेज जो सप्रेस की जा रही है, उसको मतलब दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो उसके बाद बहुत सारा वहाँ पे भी दंगे फसाद हुए। उसके बाद वो भी क्या हुआ, डिवाइड हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। ठीक, बट इसके अपोजिट देखें दूसरे साइड, तो इंडिया हैज मैनेज टू सर्वाइव एज ए सिंगल नेशन इन पार्ट बिकॉज द मैनी रीजनल लैंग्वेज वर गिवन फ्रीडम टू फ्लोरिश। बट इसकी अपोजिट में देखें दोस्तों, हमने श्रीलंका का केस देखा, हमने पाकिस्तान का केस देखा, लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। बट अगर हम जैसे श्रीलंका तो है ही एक, बट अभी भी वहां पे सिविल वार चल रहे हैं, शांति नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के केस में देखिए, इंडिया एज ए सिंगल नेशन अभी भी सर्वाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज को फ्लोरिश होने का फ्रीडम दिया गया। ठीक है, क्या हिंदी जो है, हैड हिंदी बीन इम्पोज ऑन साउथ इंडिया, क्या इन हिंदी को साउथ इंडियंस पे, साउथ इंडियंस हिंदी नहीं पसंद करते, वो हिंदी नहीं बोलते, क्या हमारी कंट्री का रूल बोलता है या हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, मतलब या हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसा एक्ट पास किया कि जो साउथ इंडिया है उस पर अब हिंदी इम्पोज करो? ठीक है, यानी उनको हिंदी बोलने पे मजबूर किया गया? नहीं। In the way that Urdu was imposed on East Pakistan and Sinhala on northern Sri Lanka, India too might have seen civil war and fragmentation। तो दोस्तों जिस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू थोपा गया, मतलब इम्पोज किया गया, और सिन्हला पे नदर्न जो नदर्न श्रीलंका था उस पे सिन्हला को इम्पोज किया गया, अगर उस प्रकार से साउथ इंडिया पे भी हिंदी को इम्पोज किया गया होता तो हिंदी इंडिया में भी अभी जो है सिविल वार देखने को मिलते हैं, और इंडिया भी टूट टूट फूट के कई स्टेट्स में फ्रेगमेंट हो जाता, मतलब कई टुकड़ों में हो जाता। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू द फियर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल, लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर नॉट थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें, पहले हमने क्या देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स सरदार पटेल ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि नहीं, ये हमारे नेशनलिज्म के ग्रोथ में ऑब्स्टेकल के रूप में आ रहे हैं, हम इनको नहीं, मतलब इनको इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकी जो डर था जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का लिंग्विस्टिक स्टेट को लेके, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इसके अपोजिशन में, यानी कि इसके बजाय जो उनको डर था, इसके बजाय क्या हुआ, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है वो हमारी इंडिया की यूनिटी को थ्रेटन नहीं किए। ठीक है, रेदर दे हैव डिपेंड दिस यूनिटी, बल्कि उन्होंने इस यूनिटी को डिपेंड किया, डिपेंड मतलब कि और गहरा बना दिया और मजबूत बना दिया। Once the fears of one's language being suppressed has gone, the different linguistic groups have been continued to live as part of the larger nation called India। तो दोस्तों जब किसी की लैंग्वेज को सप्रेस करने का डर खत्म हो जाता है, अगर कोई भी एक है, अगर उसकी लैंग्वेज का डर जो है, जो लैंग्वेज को सप्रेस करने का डर खत्म हो जाता है, तो वो एक लार्जर नेशन की पार्ट के रूप में हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी क्लास 9। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9 हिस्ट्री का, यानी कि हिस्ट्री जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।